मेरा नाम प्रीति है। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और शक्ल सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। हम एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ बहुत से अमीर लोग रहते थे, लेकिन हमारा घर छोटा सा था। पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी इच्छा पूरी की थी। मेरी इच्छा थी कि हम एक अच्छे और पोस्ट एरिया में रहें। पहले हमारा जो मकान था वह बहुत ही पतली गली में था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मेरी इच्छा को देखते हुए मेरे पापा ने अपने ऑफिस में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मुझे ऑफिस की तरफ से घर दिया जाए। यह घर हमें पापा की नौकरी की वजह से ही मिला था। मेरे पापा ने यह घर बाद में किस्तों पर खरीद लिया था। मुझे अमीर बनने का बहुत शौक था। अमीरों की ज़िंदगी जीना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि अमीरों की ज़िंदगी में मुझे लगता था कोई टेंशन नहीं होती। जब दिल करो शॉपिंग पर जाओ, जब दिल करे होटल में खाना खाओ। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। हम लोग जिस तरह से थे, मेरे लिए कल रिश्ता भी इसी तरह से आना था। हमने सारी ही जिंदगी बहुत सपने देखे थे और आगे भी सपने देखते ही रह जाना था। हमारे घर के सामने एक छोटा सा पार्क था। एक दिन उस पार्क में मैं जा रही थी कि एक बूढ़ी औरत मेरे सामने आकर फिसल गई। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ी और गिरने से पहले ही उसका हाथ थाम लिया। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें बेंच पर बिठाया। मैं उनके कपड़े साफ करने लगी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी, जो कि बहुत कीमती लग रही थी। वह मुझसे कहने लगी, तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपके कपड़े खराब हो गए हैं, इन्हें साफ कर रही हूँ। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, फिर मेरा नाम पूछा और यह भी पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। मैंने कहा, सामने वाला घर मेरा ही है, वहीं से यहाँ पार्क में कभी कभी आ जाती हूँ। मेरी एक दोस्त भी है, मैं उससे बातें कर लेती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं फिसली तो आसपास और भी बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आया। फिर तुमने मेरी मदद की, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि यह सब कुछ मुझे मेरी माँ सिखाती है। वह कहती है, जब तुम्हें दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो, क्योंकि भगवान दूसरों की मदद करने वाले को पसंद करता है। मैंने उस बूढ़ी औरत को अपना नाम भी बताया और अपना घर भी दूर से दिखा दिया, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि वह बूढ़ी औरत कुछ ऐसा करेगी कि मुझे ही हैरान कर देगी। अगले ही दिन वह मुझे फिर से पार्क में मिली। उसके साथ एक लड़का भी था जो मेरी ही उम्र का लग रहा था। उन्होंने मुझे दूर से देख लिया था और फिर पास आने का इशारा किया। मैं भी उनके पास चली गई। मैंने उनको नमस्ते किया। वह मुझसे ऐसे मिली जैसे कि हमारी जान पहचान सदियों पुरानी है। और फिर मेरा इंट्रोडक्शन उस लड़के से करवाया जो उनका बेटा था। उसका नाम राजीव था। बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, तुम मेरे बेटे राजीव को अपना दोस्त समझो और उसके साथ बातें करो। मुझे उस औरत की यह बात बहुत अजीब लगी। भला मैं क्यों अनजान लड़के से बात करूं और उसे अपना दोस्त समझूं? मैंने कहा, मुझे घर जाना है, मुझे आई हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। आज भी मेरी दोस्त नहीं आई थी, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना था। उन्होंने शायद मेरी घबराहट को भांप लिया था। कहने लगी, ठीक है, तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, फिर घर चले जाना। फिर वह बूढ़ी औरत मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी, तुम जानती हो तुम्हें भगवान बहुत बड़ी पुण्य करने का मौका देने वाला है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है और आपको कैसे पता कि मुझे पुण्य करने का मौका मिलेगा और वह पुण्य काम क्या होगा? मैं भी उनसे एक ही बार में ढेरों सवाल कर डाली। वह बोली, यह पुण्य बहुत बड़ा है, तुम्हें उसका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, बहुत चालाक होना पड़ेगा। बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कहा, मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आप आखिर कहना क्या चाहती हैं। आप जो भी कहना चाहती हैं प्लीज़ साफ साफ और विस्तार में बताएं। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तो हर बात बता दूँगी। खैर, अभी तुम घर जाओ, कल मुलाकात करते हैं। अब मेरी रोज़ ही उनसे मुलाकात हो रही थी, क्योंकि वह भी इस पार्क में आया करती थी। मेरा भी घर में दिल नहीं लगता था। शायद उस बूढ़ी औरत की बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। फिर एक दिन वह बूढ़ी औरत मेरे घर आ गई। मैंने उन्हें देखा, उन्हें नमस्ते किया और उनकी तरफ जाने लगी, मगर मेरी माँ ने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा कि बेटी, क्या कर रही हो?
ऐसे मुंह उठाकर अंदर जा रही हो? जाओ, जाकर पहले तैयार हो जाओ। मैंने कहा, मैं तैयार क्यों हो जाऊं? ठीक है, वह मेहमान है, लेकिन अभी मेरे शब्द मेरे मुंह में ही थे कि मेरी माँ ने कहा, पागल लड़की, वह औरत तेरा रिश्ता लेकर आई है, क्या उनके सामने ऐसा मुंह लेकर जाओगी? माँ की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी और अपने उसी बेटे का, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? खैर, मैं जल्दी से तैयार हो गई और ऐसे पेश आई जैसे उनको जानती नहीं। फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि आपकी बेटी को मैंने पार्क में देखा था, बहुत प्यारी बच्ची है। मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते से बहुत ही खुश थे। उन्होंने मेरा रिश्ता राजीव से तय कर दिया, लेकिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। वह सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। मम्मी ने कहा, आप यह क्या कर रही हैं? क्या ज़रूरत है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि प्रीति अब मेरी बेटी है और मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। घर वाले बहुत खुश थे। शाम तक इसी बात की चर्चाएं हो रही थी। जब वह औरत चली गई थी तो मैं सबके सामने उस डिब्बे को खोलकर उसमें मेरे लिए एक मोबाइल था और उसमें सिम भी पड़ी हुई थी। मेरे माँ बाप तो उस महंगे मोबाइल को देखकर खुश हो गए थे, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा था। जब मैं अपने कमरे में आ गई तो थोड़ी देर बाद मोबाइल पर एक कॉल आ रही थी। वह कॉल मुझे मेरी होने वाली सास ने की थी और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। उनका कहना था कि मेरे बेटे ने तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था, इसलिए तुम यह सोच रही होगी कि मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला क्यों किया था। तो बात दरअसल यह है कि यह फैसला मेरे बेटे का था। वह तुम पर पहले ही नज़र में मर मिटा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आई थी और अब मैं तुम्हारी तरफ से हाँ का जवाब सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ बाप के मुँह से तो इस रिश्ते के लिए हाँ सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी भी मर्जी जानना चाहती हूँ बेटा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। अब भला मैं उनको क्या कहती? उनको बस इतना कह दिया कि जैसे मेरे माँ बाप की मर्जी होगी वैसे ही मेरी मर्जी है। वह इस बात पर भी बहुत खुश हुई थी कि उन्हें बहुत ही संस्कारी बहू मिली है जो अपने माँ बाप की मर्जी का फैसला का सम्मान करती है। खैर, मेरी शादी तय हो गई। शादी की बात होने से लेकर मंगनी और फिर मंगनी से लेकर विदाई तक मेरे लिए इतने उपहार आए कि मैं हैरान रह गई। एक से एक महंगा उपहार, और सबसे हैरत की बात थी कि वह सारे उपहार राजीव की तरफ से आए थे। इसका साफ मतलब कि वाकई वह मुझसे मोहब्बत करता था। कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि अगर आपने शादी के बाद खुश रहना है तो ऐसे इंसान से शादी करो जो आपसे मोहब्बत करता हो, उसे नहीं जिसे आप पसंद करते हो। अगर उस लड़के को मुझसे मोहब्बत हो गई तो फिर तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत लड़की हूँ। वह खूबसूरत भी था, मुझसे मोहब्बत भी करता था और उसकी माँ भी बहुत ही अच्छी थी। यहाँ तक कि उनका खानदान भी छोटा सा था। उसकी माँ, जो कि मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि मेरी सास, पहले मेरी दोस्त बनी हुई थी। मैं बेहद खुश थी, खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पहले तो मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा था। खैर, शादी हो गई और विदाई के बाद मैं अपने घर आ गई। मेरा कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मैं तो बस देखते ही रह जा रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और मैं सीधी होकर बैठ गई। मगर उस वक्त राजीव नहीं बल्कि मेरी सास आई थी। वह मेरे कमरे में आई, मेरा हाथ पकड़कर पहले मेरी तारीफ की, फिर मुझे प्यार किया और कहने लगी, बेटी, मैंने तुम्हें कहा था ना, भगवान तुम्हें एक बहुत बड़ी पुण्य करने का मौका दे रहा है। किसी को सही राह पर लाना भी तो पुण्य का काम होता है। किसी की बुराई को अच्छाई में बदलना भी पुण्य का काम है। अगर कोई बुरा इंसान है और तुम उसे एक अच्छा इंसान बना दो तो तुम्हें नहीं लगता कि यह कितना अच्छा काम है और उस काम को भगवान कितना पसंद करेगा। अपनी सास की बात सुनकर मैं बोली कि मैं आपकी बात समझी नहीं। आप तो कुछ कह रही थी, वह बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन इसे आप जरा विस्तार से समझाएं। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी, अभी तो बहुत दिन है, धीरे धीरे इस घर में एडजस्ट हो जाओ। राजीव की रूटीन है कि वह सुबह ऑफिस जाता है और रात को आता है। पूरा दिन होगा हमारे पास, हम लोग खूब बातें करेंगे। कहते हैं
अगर आपकी सास अच्छी हो तो आप खुद को 40% खुशकिस्मत समझे और बाकी की खुशकिस्मती इस बात पर निर्भर है कि आपका पति भी अच्छा हो। थोड़ी देर बाद राजीव कमरे में आया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था जो खुशी से मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। यानी कि मेरी मुंह दिखाई का तोहफा इतना कीमती था कि राजीव उसको ब्रीफकेस में डालकर लाया था, वरना आज की रात सूटकेस का क्या काम था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब राजीव मेरे करीब चला आया और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बात की। फिर कहने लगा कि कल तुम्हारी मुंह दिखाई का फंक्शन है और वह भी दिन के समय, इसलिए तुम अभी थकी हुई होगी। मैं भी थक गया हूँ। ऐसा करते हैं कि हम लोग सो जाते हैं। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगी थी। उसने मेरा एहसास किया था, लेकिन एक बात बहुत बुरी लगी थी। उसने मुझे वह ब्रीफकेस नहीं दिया था, बल्कि उसे अलमारी में रख दिया था। मैंने भी सोचा कि शायद वह थका हुआ है, आराम करना चाहता है, मेरा गिफ्ट मुझे कल दे देगा। हो सकता है उसमें हनीमून के टिकट हो। यही सब सोच सोचकर मैं तो बहुत खुश हो रही थी। सब बहुत ही शानदार था। मेरे पापा और मेरी मम्मी भी बहुत खुश थे। लेकिन फिर अगले रात को कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हैरानो परेशान बैठी राजीव को देख रही थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था और मेरे सामने बैठ गया और मुझसे पूछने लगा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने उससे पूछा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? थोड़ी देर बाद उसने वही ब्रीफकेस उठाकर खोला और मेरे सामने रख दिया। मैं हैरान रह गई। वह ब्रीफकेस तो नोटों से भरा हुआ था। उसे मुश्किल से बंद किया गया था। राजीव ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कहने लगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुमने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। मैंने कहा, मुझे इन पैसों का क्या करना है? राजीव ने कहा, जो बात मैं तुमसे अब करने वाला हूँ उस बात को गौर से सुनो और एक पल के लिए भी मजाक मत समझना। यह सारे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैंने उसे हैरान नजरों से देखा और बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे क्या करना होगा? राजीव ने मुझसे कहा कि तुम समझदार लड़की हो। यह सारे के सारे पैसे इसी सूरत में तुम्हारे हो सकते हैं जब तुम कोई भी बहाना बनाकर मुझसे तलाक ले लो। हमारी शादी का दूसरा दिन था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। जब उसने कह दिया कि तुम मुझसे तलाक ले लो तो मेरा दिल बैठ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। वह तो पहले ही कह चुका था कि इस बात को मजाक मत समझना। मैंने उससे पूछा कि तुम यह सब क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने तो मुझसे पसंद की शादी की है। तुम तो मेरे लिए दीवाने थे, रोज मेरे लिए गिफ्ट भेजा करते थे। अब तुमने मुझसे शादी के दूसरे दिन यही कहना था कि मैं तुमसे तलाक ले लूं, तो फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? मेरी बात सुनकर राजीव कहने लगा कि मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भेजा था, बल्कि मैंने तो तुम्हें पसंद भी नहीं किया था। उल्टा तुमने मुझे पसंद किया था और तुम मुझे गिफ्ट भेजा करती थी। राजीव की बातें सुनकर मैं तो पागल हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी राजीव को कोई गिफ्ट नहीं भेजा था। मेरे पास तो गिफ्ट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कोई मेरे साथ खेल खेल रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? राजीव ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम मुझे तलाक ले लो तो यह 30 लाख तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसके बदले में मुझसे तलाक लेनी ही होगी, वह भी सबके सामने। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ यह बाद में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे यह बात मत पूछना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं किसी भी तरह तुमसे जान छुड़वा लूँगा। तो भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ। इस तरह तुम्हारे पास 30 लाख की मोटी रकम भी आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी, क्योंकि फिलहाल तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने राजीव से 10 दिन का समय ले लिया। राजीव कहने लगा, यह बात हम पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं उसकी बात पर हंसी और कहा कि मुझे तलाक की बातें कर रहे हो, मेरी जिंदगी उजाड़ने की बातें कर रहे हो और कहते हो कि मैं किसी को भी नहीं बताऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख गया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए तो मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। इसे तुम जो मर्जी समझो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन भी मैं यही सोचती रही कि राजीव ने ऐसा क्यों कहा। अगर उसने मुझे गिफ्ट नहीं भेजी तो फिर किसने भेजे थे?
बल्कि वह तो कह रहा था कि मैंने भी उसे गिफ्ट भेजे थे और यह भी कह रहा था कि मैं शादी से पहले उसे पसंद किया था और अब तलाक देने के बाद कह रहा था अगर वह चाहता तो 1 सेकंड में ही मुझे तलाक दे देता। तलाक देने का हक उसे भी है। फिर वह मुझे इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? इन पैसों से मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी। मैं इस रिश्तेदारी और शादी को भूल भी सकती थी, क्योंकि शादी तो मैं शुरू से ही नहीं करना चाहती थी। और फिर अब तक मैं हर चीज को तरस तरस कर जिंदगी गुजार रही थी। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं अमीरों की जिंदगी गुजारूं, और जब मुझे इतनी दौलत मिल रही थी तो क्यों ना मैं इससे तलाक लेकर आराम से जिंदगी गुजारती। मगर मैं अपनी इस दिल का क्या करती जो अब राजीव के नाम से धड़कने लगा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं राजीव से अलग होना नहीं चाहती थी। मेरा दिमाग उस समय किसी मशीन की तरह चल रहा था। लेकिन राजीव ऐसा क्यों चाहता था कि मैं उससे तलाक ले लूं? इस तरह तो उसकी बदनामी होगी। जाहिर है जब मैं उससे तलाक मांगती तो फिर उसका कोई कारण भी बताना पड़ता। सारे खानदान वाले और घर वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अगर मैं यह सब करके राजीव का नाम भी बदनाम करवाती और अपने आप को भी सबके सामने बदनाम करवाती तो मुझे पैसों से भी क्या खुशी मिली थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राजीव ने भी कहा था कि यह बात किसी को मत बताना, पर यह छुपाने वाली बात तो नहीं थी। लेकिन अभी तक मैंने यह बात सबसे छुपा ली थी। दूसरे दिन मैंने बहुत मजबूर होकर यह बात अपनी सास को बता दी। वह भी इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया था। मुझे रोता देखकर वह पूरी तरह तड़प उठी थी कि मेरी नई नवेली बहू इस तरह क्यों रो रही है। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी, तब जाकर मैंने उनको सब बात बता दिया। वह अपना सर पकड़कर एक तरफ बैठ गई और फिर मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं हैरान रह गई। और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरे पति से मांगा हुआ समय खत्म हो गया था। रात के समय राजीव कमरे में आया। इससे पहले राजीव ने कमरे में कदम भी नहीं रखा था, बस अपनी माँ के सामने मुझे बुलाता था। वह भी ऐसे जैसे मेरे दीवाने हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करता हो। मेरे सामने राजीव ने पैसों से भरा सूटकेस रखा और कहा, आशा करता हूँ अब तुमने अपना फैसला कर लिया होगा। तो फिर समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अब कोई ड्रामा मत करना। जो मैंने तुम्हें कहा है बस वह करो और बताओ तुम यह सब कैसे करोगी। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वह हैरान हुआ कि यह इस वक्त करना जरूरी है। मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि शायद इसके बाद तुम अपना फैसला बदल दोगे। राजीव ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपना फैसला हरगिज से नहीं बदलूंगा। मैंने अपने पति की आंखों के सामने एक और सूटकेस रखा जो उसके सूटकेस से थोड़ा छोटा था। उसने वह सूटकेस खोला तो आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। मैंने कहा शायद अब तुम अपना फैसला बदल दोगे। राजीव ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अपना फैसला हरगिज से नहीं बदलूंगा। मैंने अपने पति की आंखों के सामने एक और सूटकेस रखा जो उसके सूटकेस से छोटा था। उसने वह सूटकेस खोला तो आंखें फाड़े मुझे देखने लगा। मैंने कहा शायद अब तुम अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाओगे। सूटकेस के अंदर रखी चीज देखकर उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। मुझे राजीव की माँ की वह बात याद आई जो उन्होंने मुझे उस दिन बताई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जो भी तुम्हारे पास राजीव के नाम से गिफ्ट जाते थे वह मैं तुम्हें भेजती थी और तुम्हारे नाम से उसके पास गिफ्ट भेजा करती थी। मैं चाहती थी कि तुम लोग यह समझो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। तुम दोनों में शादी से पहले ही मोहब्बत का रिश्ता बन जाना चाहिए ताकि तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो जाए। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि तुम्हें एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करना है, किसी को सही राह पर लेकर आना है। असल में उस समय मैं अपने ही बेटे की बात की थी। मेरे बेटे के पास बहुत दौलत है, लेकिन उसे दौलत की कदर नहीं है। वह इस दौलत को दोनों हाथों से उड़ा रहा है। मैंने उसके लिए एक वसीयत लिख दी थी जिसके अनुसार जैसे ही उसकी शादी होगी उसकी सारी दौलत उसकी पत्नी के नाम हो जाएगी। यहाँ तक कि उसे अगर पैसे खर्च करना पड़े तो पत्नी के साइन के बगैर नहीं मिलेंगे। इसलिए वह तुम्हारे साथ यह चाल चल रहा था। तुम्हें पैसे देकर इस बात पर मजबूर करना चाहता था कि तुम खुद ही तलाक ले लो, क्योंकि वसीयत के अनुसार मेरा बेटा तुम्हें तलाक भी नहीं दे सकता था। अगर तुम तलाक मांगती तो यह कहता कि मैं क्या करूं जब वह मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती। इस तरह उसकी आज़ादी वापस मिल जाएगी। मैं अपनी सास से कहा
कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इस तरह तो आप उसकी शादी करवाती रहेंगी और यह उनको पैसे देकर कुछ भी करके अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। मेरी सास ने मेरे कहने पर एक और वसीयत लिखी थी, जिसके अनुसार राजीव अपनी मर्जी से दौलत खर्च कर सकता था, लेकिन तब तक मैं उसकी पत्नी बनकर रहूंगी। मेरे पति के सामने मेरे सास की लिखी हुई नई वसीयत पड़ी हुई थी और उसे देखकर मेरा पति अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे समझाया कि शादी का मतलब जिंदगी खत्म होना नहीं होता। मैं आपको पसंद करती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, कभी भी आपको तंग नहीं करूँगी, हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करूँगी, हमेशा आपके साथ वफादार रहूँगी। मेरा पति गुस्से से बाहर निकल गया और उसने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन फिर अपनी माँ के समझाने पर उसने मुझसे अपनी माँ से माफ़ी मांग ली और मुझे छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। हम लोग हनीमून के लिए भी गए। वापस आए तो हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में खो चुके थे। मैंने बहुत ही समझदारी और अपनी सास के कहने पर अपने पति को मना लिया था। उसके पहले की जिंदगी बहुत ही अयासी भरी थी। उसको पैसे की कोई कदर नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने भरी थी। उसको पैसे की कोई कदर नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने उसकी शादी मेरे साथ की थी। अब राजीव मेरे साथ बहुत ही खुश है और अपनी माँ का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसके लिए इतनी अच्छी हमसफर ढूंढ कर दी है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।